हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के कुछ 3 और 5 मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और बात करेंगे जो अक्सर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न, AM तथा AW जलवायु में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आपको इसके बारे में अंतर बताना है। तो AM जलवायु है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, और AW है उसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु कहते हैं। तो AM यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, ये क्या है? तो यह जलवायु मानसून पवनों से प्रभावित होती है। दूसरी विशेषता इसकी है कि यह पवनें ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा करती हैं गर्मी के मौसम में, और शीत ऋतु में प्राय शुष्क हो जाती हैं, वर्षा नहीं करती। यह जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कौन सी? AM यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। अब AW, इसके बारे में देखते हैं। इसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की जलवायु में वर्षा बहुत कम होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु में वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी। इस प्रकार की जलवायु में शुष्क ऋतु होती है और यह लंबी एवं कठोर होती हैं। शुष्क ऋतु में प्राय अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन तथा पेड़ों से ढकी हुई घास की भूमियां पाई जाती हैं। तो ये AM तथा AW जलवायु में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मरुस्थलीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन्हें बताइए, या जलवायु की विशेषता बताइए। तो मरुस्थलीय जलवायु की जो प्रमुख विशेषताएं वो इस तरह से हैं कि अधिकतर उष्ण कटिबंधीय वास्तविक मरुस्थल दोनों गोलार्ध में, किसमें? दोनों। कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में 15 डिग्री अंश तथा 60 डिग्री अंश अक्षांशों के मध्य में फैली हुई हैं या विस्तृत हैं, या पाई जाती हैं। दूसरा है कि ग्राम मरुस्थलों में औसत तापमान 38 डिग्री 38 डिग्री अंश रहता है, और मरुस्थलों में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। और इसकी जो चौथी विशेषता है वह है कि उच्च तापमान और वर्षा की कमी के कारण वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3 कि चीन तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो आपको बताना है कि चीन तुल्य जलवायु की विशेषताएं निम्नलिखित है, इस तरह से हैं, इस प्रकार हैं, इस तरह से बताना है कि यह जलवायु दोनों गोलार्धों में, पश्चिमी मतलब उत्तरी और दक्षिण में 25 अंश तथा 45 अंश अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूरी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर है। गर्मी के मौसम में और शीत ऋतु की अपेक्षा क्या होता है? वर्षा अधिक होती है गर्मी के मौसम में। यहाँ ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतु, सर्दी और गर्मी दोनों ही ऋतु होती हैं। तापमान बहुत ऊंचे रहते हैं। सबसे गर्म महीने का तापमान, औसत तापमान जो होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैसे शीत ऋतु में क्या होता है कि मृदुल होती है, यानी शीत ऋतु बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, परंतु कभी कभी पाला पड़ जाता है। इस प्रदेश में
चौड़ी पत्ती वाले तथा कोणधारी मिश्रित वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? आपने पहले भी पढ़ा था ये। तथा प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख आधार है वो है तापमान और वर्षा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है इसको मिला के कि भाई कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आपको बताना है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षा है। इसके आधार पर किसने कोपेन ने पूरे विश्व को कितने भागों में 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने? 6, जो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है शुष्क जलवायु जिसे कैपिटल बी से। तीसरा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो कैपिटल सी। शीतल हिम वन जलवायु डी से। ध्रुवीय जलवायु ई से प्रदर्शित करते हैं और उच्च भूमि जलवायु है उसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है कोपेन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगा तथा टुंड्रा जलवायु में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो टैगा जलवायु है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये इस तरह से है कि यह जलवायु वर्ग केवल उत्तरी गोलार्ध में, किसमें? सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 50 अंश से 70 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य में विस्तृत है या फैला हुआ है या पाया जाता है। यह जलवायु उत्तर अमेरिका में अलास्का से लेकर न्यूफाउंड लैंड तक तथा यूरेशिया, यूरेशिया किसे कहते हैं? यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिलाकर दोनों भागों में स्कैंडिनेविया से लेकर साइबेरिया के पूर्वी छोर के में कमचटका तक पाई जाती है। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु छोटी होती हैं और शीतल होती है। गर्मी का मौसम कम होता है और छोटी होती है तथा शीत ऋतु लंबी होती है और कड़ाके की सर्दी वाली होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और इसकी नेक्स्ट विशेषता है यह है कि वर्षण की क्रिया ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में ही होती है। ये किसकी विशेषता है? टैगा जलवायु की। अब टुंड्रा जलवायु है, इसके बारे में देखते हैं। तो यह जलवायु वर्ग केवल उत्तरी गोलार्ध में 60 अंश से 75 अंश, यहाँ पर ये 50 अंश से 70 अंश के बीच में था, यहाँ 60 से 75 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य में फैला हुआ है, विस्तृत है या पाई जाती है। दूसरा है यह जलवायु उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया की आर्कटिक तटीय पट्टी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के हिमरहित मानी जहाँ बर्फ नहीं होती है तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी सामान्यतः मृदुल होती है यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। सामान्यतः तापमान यहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यहाँ पर साल भर यानी पूरे वर्ष में हिमपात होता है, बर्फबारी होती रहती है। यहाँ शीत ऋतु लंबी और अत्यंत कठोर और कड़कड़ाती ठंड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड वाली होती है। और वर्षण शुष्क हिम के रूप में होता है। जो वर्ष होते हैं वो धीरे धीरे बर्फ सी गिरती रहती है, उस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं और ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची बनाइए या इनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस है क्या। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर कहाँ से ऊर्जा मिलती है? सूर्य से। और सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्यताप। जो सूर्य से मिलने वाली है उसे सूर्यताप कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सूर्यताप कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा 2 रूपों में होती है। एक लघु तरंगों के रूप में होती है, इसका बहुत सा भाग भूतल द्वारा क्या होता है? धीर तरंगों के रूप में परावर्तित किया जाता है, वापिस होता है। पृथ्वी का
वायुमंडल सूर्य ताप की विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के साथ विकिरण प्रकार का व्यवहार करता है। वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, उनमें से कुछ गैसें तथा जल वाष्प भूतल में परिवर्तित धीर तरंगों के 90% भाग का अवशोषण कर लेती हैं। इस प्रकार वायुमंडल को गर्म करने का मुख्य स्रोत पार्थिव विकिरण है। पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पार्थिव विकिरण होती हैं जो दिन के समय सूर्य की किरणें आती हैं, उससे पृथ्वी गर्म होती है, लेकिन रात के समय वापस परावर्तित होती है, तो इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। इस दृष्टि से वायुमंडल ग्रीन हाउस अथवा मोटर वाहन के शीशे की भांति है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है कि मोटर वाहन के शीशे की भांति व्यवहार करता है, जो यह क्या करता है कि इसमें सूर्य से आने वाली लघु किरणों को अपने बीच में से गुजरने देता है, लेकिन बाहर जाने वाली धीर किरणों का अवशोषण कर लेता है, वापस नहीं जाने देता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और जिस यहाँ जो तापमान है वो बढ़ जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं वो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से हैं। कौन सी है? एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFCS, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 और इसके अलावा अन्य नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख प्रभाव का क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, इनका वर्णन करना है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से विश्व के तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि वापस नहीं जाने देते हैं ये, तो इसलिए जिसे भूमंडलीय तापन या ऊष्मन के नाम से जाना जाता है कहते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण ही होता है। भूमंडलीय तापन के निम्नलिखित प्रभाव हैं, कौन कौन से हैं? यह ध्रुव क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में सारी बर्फ पिघल जाएगी। यदि इसी तरह से तापमान में वृद्धि होती रही तो ध्रुव क्षेत्र जहाँ हमेशा ठंडा होता है, बर्फ गिरती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में जब बर्फ होती है वो पिघल जाएगी। उससे क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। बर्फ पिघलेगी तो नदी के माध्यम से पानी कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। इससे अनेक तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, जैसे मुंबई, ढाका और मालदीव आदि जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं, वो धीरे धीरे पानी में समा जाएंगे। समुद्र का खारा पानी धरती के मीठे पानी को खराब कर देगा, और पर्वतों की हिमानियों से पिघलने से नदियों में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बारिश का पानी भी होगा, और दूसरा जब बर्फ पिघलेगी ज़्यादा मात्रा में तो वो नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारणों की विवेचना कीजिए, या विश्व में जलवायु परिवर्तन है उसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसके प्रमुख 3 कारण हैं, एक खगोलीय कारण, दूसरा पार्थिव कारण, और तीसरा है मानवीय कारण। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं कि इसके कौन कौन से कारण हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं, जिन्हें खगोलीय, पार्थिव तथा मानवीय जैसे 3 वर्गों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले खगोलीय कारण के बारे में देखते हैं, जानते हैं कि खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों से उत्पन्न होता है। सौर ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन से सौर कलंक सूर्य पर पाए जाने वाले काले धब्बे हैं। तो आपको सबसे पहले सौर कलंक क्या है? तो सौर कलंक सूर्य पर पाए जाने वाले काले धब्बे हैं जो चक्रीय क्रम में घटते या बढ़ते रहते हैं।
सौर कलंकों की संख्या बढ़ती है। इसके विपरीत जब सौर कलंकों की संख्या घटती है तो मौसम उष्ण हो जाता है। बढ़ती है तो क्या होता है, बारिश होती है, ठंडा मौसम होता है, आर्द्र हो जाता है। लेकिन घटती है तो मौसम उष्ण हो जाता है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मिलेकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त सूर्य तप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। दूसरा कारण है पार्थिव कारण। पार्थिव कारणों में ज्वालामुखी उद्गार जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। जब ज्वालामुखी फटता है तो बड़ी मात्रा में एरोसेल वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ये एरोसेल लंबी अवधि तक वायुमंडल में सक्रिय रहते हैं, मौजूद रहते हैं और सूर्य से आने वाली किरणों में बाधा उत्पन्न करते हैं, रोकते हैं और सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। इससे मौसम क्या होता है, ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है मानवीय कारण। इनमें कुछ परिवर्तन मानव की अवांछित गतिविधियां, मतलब मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, उसके कारण होता है और जिसी का परिणाम है। इन्हें मानव प्रयास से कम भी किया जा सकता है। और कैसे, जैसे भूमंडलीय ऊष्मन एक ऐसा ही परिवर्तन है जो मानव द्वारा लगातार और अधिकाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो वाहनों से निकलता है तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचाए जाने से उत्पन्न होता है। तो मनुष्य क्या है कि इनको रोक सकता है अपने हिसाब से। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और आप इनको पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।